और देखिए एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में एक सरकारी स्कूल में बच्चों की क्लास ले रहे हैं। आइए सुनते हैं। स्पीकर्स के पास आए नहीं कुछ नहीं सॉरी। तो भोपाल से ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बच्चों के साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बच्चों से रूबरू हैं, बातचीत कर रहे हैं। तिरंगे को लेकर यहां पर बातचीत चल रही है, क्योंकि हर घर तिरंगा इस वक्त पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसी का अवसर। और भोपाल से ये तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों के बीच में। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त बच्चों के साथ मौजूद हैं। गौरवशाली इतिहास है हमारा, जिस पे हमें गर्व है। मेरे प्रिय बेटा बेटियों, ये देश है जिसने हजारों साल पहले कहा, एकम सद विपरा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान इसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। ये हमारा देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन भारत ने हजारों साल पहले कह दिया था, अयम निजम परावेत्ति गानालमुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये मेरा है, ये तेरा है। ये छोटे दिल वालों का होता है, लेकिन विशाल हृदय वाले कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। अपना देश है जहां हमने कहा प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। केवल अपने कल्याण की कामना हमने नहीं की। ये अपनी धरती है। क्या ऋषियों ने हजारों साल पहले गाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। थैंक यू बेटी। सहयोग के लिए मेरी लाडली भांजी को धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। केवल हम नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो और सबका कल्याण हो। जिस देश का इतिहास इतना गौरवशाली हो, हमारा दुर्भाग्य था कि आपस की फूट के कारण हमें गुलाम होना पड़ा। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन संक्षेप में मैं इतनी कहना चाहता हूं। आप सब जानते हैं, पढ़ रहे होंगे, पढ़ा होगा, अंग्रेज, उनके साथ साथ कुछ और ऐसे देश जो दुनिया के दूसरे देशों पर, उनकी धन और संपत्ति पर जिनकी नजर होती थी। भारत की समृद्धि की चर्चा दुनिया में थी। आप सबको पता, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज भारत की तरफ आए, और अंग्रेज भी आए थे व्यापारी बनकर। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई थी, लेकिन उस समय दुर्भाग्य से देश की परिस्थितियां ऐसी थी कि जो स्थानीय राजा और शासक थे वो एक दूसरे से लड़ रहे होते थे, नीचा दिखाने की कोशिश करते थे दूसरे को, और किसी तीसरे के साथ मिलकर भी इसको हरा दें। इस तरह की मानसिकता और प्रवृत्ति पनपी थी। इस कमजोरी को अंग्रेजों ने समझ लिया और हाथ में तराजू लेके आए थे
बाद में धीरे धीरे फूट डालो और राज करो की रणनीति उन्होंने अपनाई और धीरे धीरे एक के बाद एक राज्य अपने अधिकार में लेते रहे और कहते हुए तकलीफ होती है अपनी कमजोरियों के कारण हम परतंत्र हो गए, हम गुलाम हो गए। ऐसा नहीं कि उस समय हम लड़े नहीं, लड़े, अलग अलग लड़े। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई 1761 में ही शुरू हो गई थी। 1761 से लेकर 1765 तक सन्यासी विद्रोह, फकीर विद्रोह, तब से हमारी लड़ाई प्रारंभ हुई। लेकिन फिर आया 1857। पूछना चाहता हूं बेटा बेटियों, पहला स्वतंत्रता संग्राम कब प्रारंभ हुआ? थोड़ी देर बाद बताओ, बताइए। 1857 में। और शुरू किया किसने शुरू किया? अमर क्रांतिकारी मंगल पांडे ने। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी। पूरा देश के अलग अलग क्रांतिकारी इकट्ठा होने लगे। हमने नाम सुना है और हमने पढ़ा है, नाना साहब पेशवा, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, अमर शहीद कुंवर सिंह, एक नहीं अनेकों क्रांतिकारियों ने, राजाओं ने। उस समय रानी झांसी ने कह दिया था, रक्त की अंतिम बूंद दे दूंगी लेकिन अपनी झांसी नहीं दूंगी। एक संकल्प, अंग्रेजों को खदेड़ दो। यह जरूर है कि तय समय से पहले ही क्रांति की ज्वालाएं धधक उठी, इसलिए योजना शायद पूरी नहीं बन पाई। और केवल देश में नहीं, महारानी लक्ष्मीबाई तो झांसी से लड़ी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई, जो हमको सीख सिखानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो एक नहीं अनेकों गाथाएं। अपने मध्य प्रदेश में भी कितने क्रांतिकारी हुए। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। जबलपुर मंडला के आसपास कुंवर चैन सिंह, राणा बख्तावर सिंह, टंट्या मामा, भीमा नायक, खज्जा नायक, बादल भोई, राजा विभूत सिंह, एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी जिन्होंने संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। यह अलग बात है कि पहला स्वतंत्रता संग्राम हमारे अपनों के कारण पूरा सफल नहीं हो पाया। कुचलने की अंग्रेजों ने कोशिश की, हमारे कई क्रांतिकारी मारे गए, बलिदान हो गए, रक्त की अंतिम बूंद तक उन्होंने दे दी, और कई को अंडमान निकोबार जैसे अलग अलग जेलों में भी जाना पड़ा। लेकिन क्रांति की ज्वालाएं लगातार धधकती रही और आजादी की लड़ाई की बाद में दो धाराएं बन गई। एक धारा थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, पंडित मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, और बाद में आए दक्षिण अफ्रीका में अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़के, रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष चला के और विजयी होके महात्मा गांधी। एक धारा थी कि हम अहिंसक आंदोलन करेंगे। लोकमान्य तिलक ने उस समय कह दिया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। एक तरफ अहिंसक आंदोलन, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने
ये माना कि अंग्रेज केवल हाथ जोड़ने से भारत छोड़ के नहीं जाएंगे, अगर इनको यहां से खदेड़ना है तो अस्त्र उठाने पड़ेंगे, शस्त्र उठाने पड़ेंगे। एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी हुए। मैं बहुत लंबे गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें कई उदाहरण मिलते हैं। एक तरफ महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा, एक अलग अस्त्र दिया लड़ाई का, अलग अस्त्र एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, नए नए अस्त्र जो दुनिया ने लड़ाई में कभी नहीं देखे थे। तो दूसरी तरफ क्रांतिकारियों की एक श्रृंखला हुई और अहिंसा, एक अलग अस्त्र दिया लड़ाई का, अलग अस्त्र एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह, नए नए अस्त्र जो दुनिया ने लड़ाई में कभी नहीं देखे थे। तो दूसरी तरफ क्रांतिकारियों की एक श्रृंखला हुई। आपने सबका नाम पढ़ा और सुना है, गर्व होता है। हमारे कई क्रांतिकारी, शहीद ऊधम सिंह का नाम सुना होगा। जलियांवाला बाग में जब अंग्रेजों ने, जनरल ओडायर ने कत्लेआम किया, लाशों से पट गया था जलियांवाला बाग, तब छोटा सा बालक था ऊधम सिंह, खून से सनी उस माटी को उठा के उसने संकल्प लिया था कि जनरल डायर में इसका बदला लूंगा। डायर चला गया अपने देश, ऊधम सिंह भी पहुंचे। कई दिनों तक कैसे मैं बदला लूं इसकी योजना बनाई, और बाद में एक दिन जनरल ओडायर को गोलियों से भून के बदला ले लिया। शहीद ऊधम सिंह ने खुद फांसी के फंदे पे चढ़ गए। हमने नाम सुना है शहीद आजम भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद, उनका जन्म तो अपने भाभरा में हुआ, मध्य प्रदेश के भाभरा में, जिसको अब चंद्रशेखर आजाद नगर कहा जाता है। सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, दुर्गा भाभी, एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी, स्वतंत्र वीर सावरकर, उसके पहले चाफेकर बंधु, मदनलाल ढींगरा, एक नहीं अनेकों क्रांतिकारी। अब एक घटना सुनाता हूं। चंद्रशेखर आजाद 14 वर्ष के थे। भारत माता की जय बोलना अपराध था। वंदे मातरम का उद्घोष कोई कर नहीं सकता था, क्योंकि वंदे मातरम भारत की आजादी का मंत्र बन गया था। लेकिन बालकों की टीम लेके निकल पड़े चंद्रशेखर आजाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, पकड़ लिए गए और 15 बेत मारने की सजा सुनाई गई। छोटे से चंद्रशेखर लिटा दिए गए और बेत मारने की सजा प्रारंभ हुई। हाथ उठता, सड़क से बेत पीठ पर पड़ता, लेकिन जैसे ही बेत पीठ पर पड़ता, आवाज आती चंद्रशेखर आवाज की, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बेत पढ़ते गए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की आवाज और तेज होती रही, भारत माता की जय। और जब 15 बेत मारने की सजा पूरी हो गई, तो आजाद ने कहा, एक बार तो मेरे हाथ में हथकड़ियां तुमने लगा ली, लेकिन जीते जी दोबारा तुम चंद्रशेखर आजाद को पकड़ नहीं पाओगे। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही जिए हैं, आजाद ही मरेंगे। और हम जानते हैं, जब एल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद में, अपनों की गद्दारी के कारण जब वो घिर गए, तो अनेकों अंग्रेजी सिपाहियों को मारा उन्होंने। लड़ते रहे, लेकिन जब उनकी माउजर पिस्तौल में अंतिम गोली शेष बची, उसको दमतुल बुखारा कहते थे अपनी पिस्तौल को, जब अंतिम गोली बची, तो भारत की माटी को उठा के उन्होंने कहा, मां मुझे माफ कर देना, मैं तेरी इतनी ही सेवा कर सका। और अपनी कनपट्टी से
नली लगा के ट्रिगर दबा दिया। जीते जी दोबारा चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेज पकड़ नहीं पाए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अपने मध्य प्रदेश के ही थे, मुरैना जिले के, अच्छे कवि भी थे। तुमने सुना होगा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे देखना है जोर कितना, उन्हीं ने लिखा था। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। कई बार लिखते थे वो, हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमें भी मां बापों ने पाला था बड़े दुख सहकर, लेकिन अपने कैरियर की, घर की, परिवार की, माता की, पिता की चिंता नहीं की। भारत माता की सेवा में अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। शहीद आजम सरदार भगत सिंह चाहते तो भाग सकते थे, सैंडर्स वध जैसे, काकोरी कांड जैसे जो कई घटनाएं वो इतिहास में दर्ज है, लेकिन भागे नहीं। असेंबली में बम फोड़ा, गिरफ्तार हुए और अपने तर्कों से अदालत में भी उन्होंने पूरे देश में आजादी के लिए ऐसी भावनाएं प्रज्वलित कर दी कि अंग्रेजों का टिकना मुश्किल हो गया। कहते हैं उनके क्रांतिकारी साथियों में से जेल में उनसे मिलने गए और कहा कि हमने आपको यहां से छुड़ाने की पूरी योजना बना ली है। भगत सिंह जी का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और उन्होंने कहा क्या भगत सिंह को कायर समझते हो? साथी बोले भगत सिंह कायर कैसे हो सकते हैं, लेकिन फांसी के बाद अगर भगत सिंह नहीं रहे तो आंदोलन की आजादी का नेतृत्व कौन करेगा? उत्तर था फांसी लगने से एक भगत सिंह तो मर जाएगा, लेकिन उसके रक्त की धार से हजारों भगत सिंह पैदा हो जाएंगे जो तब तक लड़ेंगे जब तक कि भारत माता स्वतंत्र ना हो जाए, ये देश आजाद ना हो। और फिर आए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पहले वो महात्मा गांधी के साथ आंदोलन के हिस्सा थे, लेकिन उनको भरोसा हो गया मेरे बेटा बेटियों, अपने जबलपुर में हरिपुर कांग्रेस हुई, उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। उस समय कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं था, स्वतंत्रता के आंदोलन का एक प्लेटफॉर्म था। जिसको लड़ना होता था वो कांग्रेस के माध्यम से उस समय लड़ता था, क्रांतिकारी धारा अलग थी। लेकिन बाद में असहमति के कारण इस्तीफा देकर और फिर अंग्रेज इतना डरते थे, नजरबंद किया था, तो आंखों में धूल झोंक के निकल गए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उद्घोष उन्होंने किया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।